नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10 में हैं तो प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाइए अभी से, क्योंकि मार्च से आप लोग का सेशन स्टार्ट हो जाता है और हम चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में जुड़ जाइए। लंबा टाइम आपको लग रहा होगा कि 1 साल का समय है, अभी हम क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा सिलेबस है जो आपको ख़त्म करना है, बहुत सारा विषय है जो अच्छे से पढ़ना है और तर्क के साथ पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए और आपको टाइम का कमी लगेगा। अभी से आप लोग स्टार्ट कीजिए अच्छे से, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसा लगेगा कि काश हम पूरा पढ़े होते, साल भर पढ़े होते। तो इस टाइप से नहीं सोचना है। और 1 महीना और जो क्रैश कोर्स वगैरह करते हैं उससे कुछ नहीं होता है। क्रैश कोर्स वगैरह उसी बच्चा के लिए है जो साल भर पढ़ा हो। ठीक है, हमारे पास बच्चा आता है क्रैश कोर्स में, वो चाहता है हमको 1 महीना में सारा चीज़ वैसा ही समझ में आ जाए जैसा अन्य बच्चा जो साल भर क्लास किया है उसको आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रैश कोर्स ही होता है, उस बच्चे के लिए क्रैश कोर्स होता है जो बच्चा पहले से पढ़े हुए है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जुड़ जाइए आराम से। अब हम लोग आप लोग को थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन सा विषय का एग्ज़ाम होता है और फिर नंबर सिस्टम पर बातचीत करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे 1 से लेकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों का देखिएगा तो पहला चैप्टर उसका नंबर सिस्टम ही होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम कोई भी क्लास के बच्चा आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लेवल ले दे के वहीं पर पहुंचाएंगे कंपटीशन तक। ठीक है, बाकी आप बेसिक के लिए अच्छा से क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम। चलिए जानिए, आप लोग पहले देखिएगा तो हम मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। मैथमेटिक्स को कहते हैं गणित, और ये होता है आपके एग्जाम में 100 नंबर का आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा साइंस। साइंस का आएगा जिसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन शास्त्र, हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी, इसको कहते हैं बायोलॉजी। 3 हिस्सा है साइंस में, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो आपको साइंस में ये 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका साइंस समाप्त होगा। और ये भी आएगा 100 नंबर को। साइंस को विज्ञान कहते हैं हिंदी में। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है किसको क्या कहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है किसको क्या कहते हैं। आगे है सोशल साइंस। सोशल साइंस का आएगा 100 नंबर का, इसको कहते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र कहते हैं। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। ज्योग्राफी को कहते हैं भूगोल। ठीक है, चौथा है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, और 5वां पुस्तक से क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन देख लीजिए, सिविक्स है। ठीक है, इसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो आपको ये 4 पुस्तक हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा और ये क्या है 100 नंबर का आएगा यहाँ से। ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन आता नहीं है। यहाँ देखेंगे साइंस का बात करेंगे तो 100 नंबर का, तो कितना नंबर का हो गया 100, 200, 300। मैथ, साइंस, सोशल साइंस 300 नंबर कंप्लीट। 200 नंबर आपको और चाहिए, तो 200 नंबर आपका आएगा हिंदी आएगा 100 नंबर का, और
संस्कृत 100 नंबर का। ठीक है, तो आपका 500 नंबर पूरा। लेकिन छठवां पेपर आपका होगा इंग्लिश का, और ये इंग्लिश में आपका 100 नंबर का होगा और पासिंग मार्क्स लाना है। ठीक है, 30%। कंपलसरी नहीं है, आप इसमें फेल भी कर जाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा मेरा पास हो जा। ठीक है, अच्छा से तैयारी कीजिएगा, पास हो जाइएगा। बाकी सब में कंपलसरी है कि 30 नंबर लाना ही है, 100 में से 30 नंबर, तभी आप पास हो पाइएगा। लेकिन आपको पास होने के लिए थोड़ी ना अभी से तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाना है। 60% लाइएगा, मतलब सारा 5 पेपर में, मैथ में, साइंस में, SST, सोशल साइंस में, हिंदी में और संस्कृत। ठीक है, यहाँ संस्कृत के जगह उर्दू भी आ सकता है। ठीक है, उर्दू भी आप चाहे तो उर्दू भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सारा जो 500 का पेपर है उसका 60% आपको लाना है, मतलब 300 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो लाइएगा तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाइएगा, और 30% लाइएगा तो आप पास कीजिएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, और 60% लाइएगा तो फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा, तो स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाइएगा। चलिए, तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो किसी भी बच्चा को पढ़ना है। 5 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों के लिए ये सिलेबस था। ठीक है, अगर आप 5 क्लास में भी हैं तो आपको ये सारा विषय पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए आगे आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, गणित। और गणित में हम लोग सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसका नाम है नंबर सिस्टम। चाहे 5 से लेकर, पहला से लेकर किसी भी क्लास का बच्चा है, उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम रहता है, संख्या के बारे में। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, पूरे नंबर सिस्टम में नंबर को वास्तविक संख्या और अवास्तविक कहा गया। वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक कहेगा तो रियल नंबर, और अवास्तविक कहेगा तो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या ऐसा संख्या है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, मतलब स्क्वायर करने पर माइनस में आ जाएगा तो वो अवास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, आई बच गया क्या चीज़ में? माइनस में। ये माइनस में नहीं आना चाहिए। यही अगर हम वास्तविक संख्या को लेते तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो कि प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वास्तविक संख्या है। अगर हम रूट वाला को भी लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो देखिए, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बचेगा, जो कि प्लस में है, पॉजिटिव है। और स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको समझना है कि, देखो कौन, आपको समझना है कि ये वास्तविक संख्या है, और काल्पनिक संख्या के लिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या याद रखिएगा, रूट के अंदर माइनस आएगा। ठीक है, रूट के अंदर माइनस आएगा तो आपको समझना है कि वो अवास्तविक संख्या है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये था एग्जाम्पल आपका वास्तविक संख्या के लिए। अब पूरे वास्तविक संख्या जितना भी है उस सबको हम परिमेय संख्या और अपरिमेय में बांटेंगे। परिमेय जिसको कहेंगे रेशनल नंबर, और एक होता है अपरिमेय जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए, और नीचे वाला जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको किसी भी तरह से नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चलेगा। अगर हम आपको बोलेंगे
भिन्न के रूप में होना चाहिए और ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो देखिए 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। -1 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 कैसा संख्या है, 6/2 कैसा संख्या है, 9/4 कैसा संख्या है, 6/9 कैसा संख्या है। ये सब संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि आपसे पूछे 0.25 कैसा संख्या है तो परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0.25 को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि किसको p/q के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं, तो यहाँ देखिए p/q के रूप में किसको नहीं बदल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे 0.69246972, अब देखिए इनफाइनाइट तक, अब आप इसको p/q के रूप में बदल पाइएगा, इसको भिन्न के रूप में नहीं बदल पाइएगा। कारण कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है पता नहीं चल रहा है। जैसे कि आप √2 का देखे होंगे 2.14, √5 का 2.412 ऐसे करके आगे आता चला जाता है। उसी तरह से √3 का, √7 का, इस सब को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसको? √7 को, √5 को, √3 को। ये सब ऐसा है जिसको हम p/q के रूप में, मतलब इसको पूर्ण रूप से हम इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। पाई भी है, तो पाई का एक मान होता है 22/7 जो भिन्न के रूप में है, और एक होता है 3.1412 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आते चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान पूछेगा 22/7 तो वो एक परिमेय संख्या है। और आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ पाई, अच्छा पाई के साथ अगर आप प्लस में भी आ जाइएगा तब भी आप अपरिमेय होइएगा। अगर पाई के साथ आप प्लस में आ गए, पाई के साथ बटा में, पाई के साथ गुना में, तब भी आप अपरिमेय हैं। पाई के साथ आपको किसी भी रूप में नहीं रहना है, ना प्लस में रहना है ना माइनस में रहना है। पाई -2/6 बिल्कुल भी ये क्या है, अपरिमेय है। एक बार पाई के साथ आए तो आप अपरिमेय कहलाइएगा, याद रखना है आपको। पाई के साथ एक बार आइएगा आपको अपरिमेय रहना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से √5 √7 के साथ भी आइएगा तो ऐसा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि √5 + 2/6, क्या ये परिमेय संख्या है? p/q के रूप में तो है, लेकिन अपरिमेय है। किसके वजह से पता चला? √5 के वजह से। अगर √3 × 4 बोले तब भी कैसा संख्या है? अपरिमेय है, उसके साथ गुना में नहीं आना चाहिए। अगर आपको बोले √7/6, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्यों? √7 के वजह से, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो ये तो इनफाइनाइट के रूप में आएगा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं बदल पाएंगे। और याद रखिएगा दशमलव में भी रहे तो दशमलव में रहेगा तो 0.25। अब देखिए पॉइंट के बाद तो पता चल रहा है ना कि कितना अंक है। ये ऐसे इनफाइनाइट तक नहीं आना चाहिए, 4 6 9 2 ऐसे इनफाइनाइट तक नहीं। अगर इनफाइनाइट तक आएगा भी, मान लीजिए 0.2222 इनफाइनाइट तक आया तो हम ये जो 2 आ रहा है उस पर रेकरिंग बैठा देंगे, 6.2 रेकरिंग। अब इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अगर आपको बोलेगा 0.33333, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो आप इस 3 को लिख सकते हैं 0.3 के पावर, मतलब 3 पे रेकरिंग लग जाएगा। और रेकरिंग वाला सारा क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। क्यों? जितना पर रेकरिंग है उसके बटा में उतना ही 9 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/9, काटेंगे 1/3, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको याद रखना है दशमलव के बाद लगातार कुछ कुछ कोई जे मन करे वो अंक आ जाए और इनफाइनाइट तक आए तो वो क्या है? अपरिमेय, जिसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद लगातार एक ही संख्या आया तो उस पर हम रेकरिंग लगाएंगे, और रेकरिंग वाला क्वेश्चन को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। अतः वो कैसा संख्या है? जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं वो परिमेय संख्या है, जिसको नहीं बदल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो आप इतना समझ पाए होंगे। अब आगे एग्जाम्पल आप उतार लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा। अब देखते हैं, पता है आपको परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। आप जितना भी संख्या पढ़ते हैं, जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़िए। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? 0 प्लस में जाइए तो उधर 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा,
इनफाइनाइट तक। माइनस में जाइए तो -1 -2 -3 ऐसे करके मिलेगा। इसको हम घनात्मक पूर्णांक कहेंगे। इसको हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृत संख्या। अगर हम शून्य से पकड़ लिए तो इसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। चलिए देखिए, तो क्या अब आप यहाँ से पकड़िए, अब इसको क्या कह रहे हैं आप? प्राकृत संख्या कह रहे हैं, प्राकृत संख्या बता रहे हैं आप, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसको बोले हैं? 1 2 3 गिनती की संख्या है प्राकृत संख्या। उसी में शून्य को ऐड कर दीजिए तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर शून्य को उसमें शामिल कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए, पूरा प्राकृत संख्या को हम किस में लेकर चले आए? पूर्ण संख्या में ले आए, क्योंकि उसी में तो शून्य शामिल किए हैं। अतः पूरा प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या देखिए पूर्ण संख्या में है ना, अतः हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है, और शून्य से शुरू होता है। बाकी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब एक होता है भाज्य संख्या, दिख रहा है? इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। नीचे जब भी लिखते हैं दिखता ही नहीं है। चलिए देखिए, हम संख्या को देखे थे, जिसमें हम संख्या के बारे में आपको बताए हैं कि एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इसमें हम बता रहे थे कि इसको हम 2 भागों में बांटे थे, एक था परिमेय संख्या और दूसरा था अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में √2, √5, √7 ये सब संख्या याद रखना है, पाई याद रखना है। जहाँ कहीं भी दिख जाए, जैसे जिस अवस्था में दिख जाए, आप सीधे इसको अपरिमेय समझिए। परिमेय संख्या जितना भी संख्या आपको दिख जाए सब संख्या परिमेय है। अगर आपको पूर्णांक संख्या दिख रहा है, इंटीजर नंबर, तो वो भी क्या है? परिमेय है। देख लीजिए 0 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, ये कैसा संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। इसको हम क्या बोले हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, 0 से लेकर यहाँ तक की संख्या को क्या बोले हैं? पूर्ण संख्या। तो आप आगे जानिए प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 संख्या कैसा है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। आगे पूछेगा आपसे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या आपको बताना है होल नंबर। होल नंबर आपको पता है? होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर शून्य को शामिल कर देना है प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 हो, उसमें शून्य को शामिल कर दिए तो कैसा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। अतः सारा प्राकृत संख्या तो किस में आ गया? पूर्ण संख्या में आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि सारा प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आया। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो आपको नहीं बोलना है। ठीक है, आपको नहीं बोलना है। ठीक है, कहाँ है इंक? देखो तो इंक कहाँ है? चलिए देखिए यहाँ पे आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य इसको कहते हैं प्राइम है, इसको कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या, रूढ़। ठीक है, और इसको कहते हैं यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर को यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, रूढ़ संख्या सुन के लग रहा है,
रूठा हुआ आदमी टाइप समझिए इसको, रूट संख्या को रूठा हुआ आदमी समझिए। अगर आप रूट संख्या को रूठा हुआ आदमी समझिएगा तो ये सच में रूठा हुआ है। मान लीजिए कि पूरा संख्या है 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या है, इसमें हमको देखना है कि कौन रूठा हुआ आदमी है। सब रूठा हुआ है, लेकिन 2 टाइप का है मानने वाला। एक को नहीं पकड़िए, एक को ऐसा समझना है ना भाज है ना अभाज है। एक के बारे में आपको याद रखना है, ना ही भाज है और ना ही अभाज है। ठीक है, आएगा कि एक कैसा संख्या है, एक कैसा संख्या है। ऑप्शन ए में रहेगा भाज्य संख्या, बी में रहेगा अभाज्य संख्या, सी में रहेगा ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और डी में कोई नहीं। तो आपको मानना है कोई नहीं, नहीं ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। कंफ्यूज करने के लिए कोई नहीं दे देगा। ठीक है, चलिए रूट संख्या का बात करेगा तो ये रूठा हुआ है। अब दूसरे देखते हैं कौन कैसे रूठे हुए हैं। मान लीजिए 2 रूठा हुआ है, ठीक है, 2 रूठा, तो इसको हम फैक्टर जिसको कहते हैं मनाने के लिए 1 आया और 2 आया, ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको मना सकता है। ये कहता है या तो हम स्वयं मानेंगे और नहीं तो 1 से मानेंगे। 2 ही आदमी हमको मना सकता है, या तो 1 और नहीं तो हम खुद ही रोते रोते चुप हो जाएंगे। लेकिन हम दूसरा किसी तीसरा से नहीं मानेंगे, या तो हम खुद ही रोते रोते चुप हो जाएंगे और नहीं तो कोई एक आएगा, एक जो आके हमको मनाएगा। तो ये कैसा संख्या है, रूठा हुआ है और बड़ा भयंकर रूठता है। आगे 3 का भी यही स्थिति है। 3 कहता है या तो 1 और नहीं तो 3, मतलब 2 से ज़्यादा इसको कोई 2 गो से ज़्यादा मना ही नहीं सकता है। 2 गो से ज़्यादा इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है। आपको याद रखना है इसका फैक्टर कै गो होगा, 2 गो से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर इसका कितना होगा, 2 होगा। बाकी अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 1 से माना, 4 खुद से माना, 4 से माना, और 4 को 2 भी आके काटा। इसका मतलब अब तो ये तीसरा आदमी से मान गया। इसका मतलब ये कैसा संख्या है, ये तो अच्छा बच्चा हुआ, ये सबके साथ योग होने वाला बच्चा हुआ, जुटने वाला बच्चा हुआ, यौगिक संख्या। आपको याद हुआ यौगिक संख्या, तो 4 कैसा हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछेगा तो 2 और 3 कैसा संख्या है, 2 और 3 जिसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, इसका फैक्टर 1 और 3। उसी तरह से 5 को देखेंगे तो 1 और 5, उसी तरह से अब देखिए यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8। किसी के पहाड़ा में जो नहीं आएगा उसको समझना है कि वो कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 6। अब आगे और भी बताइए 9 कैसा संख्या है। देखिए 9 को 9 1 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 9 3 से भी कट जाएगा, और यही वजह है कि इसको हम कैसा संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो 9 को के बारे में आपको याद रखना है कि 9 विषम भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। और ये 2 के बारे में याद रखना है, सम, पूरे अभाज्य संख्या में सम होने के साथ अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम होने के साथ अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या 9 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। उसके बाद 8 9 वहाँ चले गया, 10 इसी में आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 12 को देखिए, 12 को 1 काटेगा, 12 को 12 काटेगा, 12 को 3 काटेगा, 12 को 4 काटेगा। इतना सारा आदमी आगे काट रहा है, मना रहा है उसको, तो सीधा बच्चा अच्छा बच्चा है, किसी से मान जाता है। ये कहता है हम 2 से ज़्यादा से नहीं मानेंगे, अतः इसको हम बोल सकते हैं कि ओए बच्चा मेरा, तुमको मनाने के लिए 2 से ज़्यादा आदमी नहीं चाहिए। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा कौन मना सकता है, 2 आदमी। इसको कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, और कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3। 2 गो से ज़्यादा जैसे हुआ, तीसरा मनाने आया कि कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 15 तक में कै गो संख्या होता है, तो 9 गो। 1 से लेकर 25 तक में कै गो अभाज्य संख्या होता है, तो 15 गो, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक में पूछेगा तो
क्या को बताना है, ऐसे 9 15 25 ऐसे 100 सॉरी यहाँ 25, 1 से 25 तक में 9 गो है, 1 से 50 तक में 15 गो है, 1 से 100 तक में कितना है 25 गो है। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक में 9, 1 से लेकर 50 तक में 15, 1 से लेकर 100 तक में 25 गो है। ठीक है, ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या और 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 गो अंक है और सबसे छोटा है, और 2 अंकों का सबसे बड़ा पूछेगा तो 97। फिर उसी तरह से 3 अंकों का सबसे छोटा पूछेगा तो 101, और 3 अंकों का सबसे बड़ा पूछेगा तो 997। ठीक है, 9 लगा देना है, बड़ा पूछेगा 9, छोटा पूछेगा 1। ठीक है, समझ गए? ये था आपका भाज्य और अभाज्य। अब आपसे पूछेगा क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो आपको हाँ बोलना है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ। और ये सारा संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ बोलना है। नीचे से ऊपर जब भी पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ। सभी भाज्य संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ। अभाज्य संख्या है, तो हाँ बोलना है। नीचे से ऐसा डायग्राम बनाइए कि नीचे से ऊपर जब भी पूछे तो हाँ बोलना है। और ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछता है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि इसी में से तो उठा के लाए थे यहाँ। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो यस। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए 0 इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका संख्या के बारे में। चलिए आगे आपको हम बताते हैं रूट संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मन नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए आगे बताएंगे। 2 टॉपिक है और उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।